जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम समझेंगे आर्टिकल नंबर 34 एंड आर्टिकल नंबर 35। आर्टिकल नंबर 34 में आते हैं फ्रेंड्स मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स, एंड आर्टिकल नंबर 35 में आते हैं आपके इफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, है ना। ये जो दो आर्टिकल्स हैं ना फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या है हमारे संविधान में है, ये हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस किताब को यानी लक्ष्मीकांत के लेटेस्ट एडिशन की किताब को अपने पास खोल के रखिए। अगर ये नहीं होगा ना फ्रेंड्स, लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन यानी ये जो किताब है ना, ये तो लेटेस्ट किताब है, 6th रिवाइज एडिशन। अगर आपके पास 6th एडिशन होगा ना फ्रेंड्स, तो अपने पास हमेशा किताब खोल के होना चाहिए। इसके बाद जो है ना फ्रेंड्स, आपके फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो जाते हैं आर्टिकल नंबर 35 तक। और इस चैप्टर में एक दो टॉपिक और बचते हैं ना, इसके लिए मैं और एक बाद में वीडियो लेके आता हूँ, फिर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इस टेक्स्ट को एक बार पढ़िए फ्रेंड्स। क्या कहते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 34? आर्टिकल नंबर 34 प्रोवाइड्स फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आई होप आपने किताब खोल के रखा होगा ना। जब आर्टिकल नंबर 34 है ना फ्रेंड्स, ये क्या देते हैं? रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को रोका जाता है कब? इस चीज़ को आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए फ्रेंड्स, है ना। फंडामेंटल राइट्स को यानी हमारे मौलिक अधिकार को रोका जाता है कब? जब मिलिट्री रूल इम्पोज होते हैं ना। इसी को कहते हैं हम मार्शल लॉ। मार्शल लॉ मीन्स मिलिट्री रूल किसी भी एरिया के अंदर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, है ना। जब मार्शल लॉ इम्पोज होता है ना फ्रेंड्स, तब जाके हमारे मौलिक अधिकार क्या किया जाता है? रोका जाता है, यानी रिस्ट्रिक्शन की जाती है हमारे फंडामेंटल राइट्स। चलिए फ्रेंड्स, आज फिर हम इस वीडियो में देखेंगे क्या क्या है हमारे आर्टिकल नंबर 34 एंड 35 के अंदर। अब इसमें क्या है ना फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 34 के हिसाब से क्या बोला था मैंने कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट जो है ना, वो रोका जाता है किसी भी एरिया के अंदर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, है ना। भारत के किसी भी एरिया के अंदर जब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है ना फ्रेंड्स, तब किस चीज़ को इम्पोज की जाती है? हमारे मार्शल लॉ, है ना। जब मार्शल लॉ इम्पोज होता है ना फ्रेंड्स, तब जाके क्या होते हैं? हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्शन या रोका जा सकता है ना। इसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, हमारे जो पार्लियामेंट है ना फ्रेंड्स, पार्लियामेंट क्या करते हैं? किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को, यानी आप बोल सकते हो आर्म्ड फोर्स, आर्मी फोर्स के पर्सन, है ना, मिलिट्री पुलिस के फोर्स के पर्सन कोई होगा, अगर वो किसी भी टाइप के काम में कनेक्शन होगा ना, जो किस काम के साथ? फॉर द मेंटेनेंस एंड रेस्टोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अब किसी एरिया में आप मान के चलो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, अब वहाँ पे क्या होगा? मिलिट्री रूल इम्पोज की जाएगी, ना। तब वहाँ पे कोई भी मिलिट्री रूल के अंदर कौन आते हैं? हमारे पुलिस वाले, हमारे आर्मी के जवान, है ना, पुलिस के जवान। जब पुलिस और आर्मी के जवान कोई काम करते हैं ना फ्रेंड्स, जब वो काम किसके साथ कनेक्शन होगा? फॉर द मेंटेनेंस एंड रेस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर को सही करने के लिए कोई काम करते हैं ना फ्रेंड्स, तब हमारा पार्लियामेंट क्या कर सकते हैं? उन गवर्नमेंट सर्वेंट को माफ़ कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप फ्रेंड्स, किसी एरिया में हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो गया ना, तब क्या होगा? लास्ट पे अभी फिर गोली वहाँ से गोली चला ना फ्रेंड्स, तब हमारे पार्लियामेंट क्या कर सकते हैं? वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट यानी पुलिस के जवान और आर्मी के जवान को हमारे पार्लियामेंट क्या कर सकते हैं? माफ़ कर सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया? फॉर द मेंटेनेंस एंड रेस्टोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, समाज में लॉ एंड ऑर्डर को के मेंटेनेंस के लिए काम किया ना। यही है आपके आर्टिकल नंबर 34। आप फिर इस बार है ना फ्रेंड्स, आप टेक्स्ट को एक बार पढ़िए, फिर आपको समझ में आ जाएंगे। इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू इंडिमिनिफाई, है ना, एनी गवर्नमेंट सर्वेंट। इंडिमिनिफाई एनी गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब हुआ माफ़ करना, है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट को माफ़ करना। और एनी अदर पर्सन फॉर एनी एक्ट डन बाय हिम इन कनेक्शन विद द मेंटेनेंस एंड और रेस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर इन एनी एरिया वेयर मार्शल लॉ वाज इन फोर्स। जब मार्शल लॉ फोर्स में आता है ना फ्रेंड्स किसी भी एरिया में, तब कोई गवर्नमेंट के सर्वेंट में कौन आते हैं? हमारे पुलिस के जवान, हमारे आर्मी के जवान, है ना। कोई मतलब मेंटेनेंस एंड रेस्टोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कोई काम करते हैं ना फ्रेंड्स, तब जाके हमारे पार्लियामेंट क्या कर सकते हैं? वो उन गवर्नमेंट के सर्वेंट को इंडिमिनिफाई कर सकते हैं ना। तो ये है आपके आर्टिकल नंबर 34। पार्लियामेंट जो है ना फ्रेंड्स, ऑल्सो वैलिडेट कर सकते हैं अगर कोई सेंटेंस पास हुआ, पनिशमेंट दे रहे हैं, है ना। अब हालत ख़राब में तो
कोई मतलब आप फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को सही करने के लिए कुछ भी हो सकते हैं ना, फॉरफेचर ऑर्डर और अदर एक्ट डन अंडर द मार्शल लॉ इन सच एरिया। किसी भी एरिया में जब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है ना फ्रेंड्स, तब क्या होता है, हमारा पार्लियामेंट जो है ना वैलिडेट कर सकते हैं अगर किसी को पनिशमेंट दे रहा है तो। अगर मार्शल लॉ नहीं होगा, आप मान के चलिए फॉर एग्जांपल मार्शल लॉ कहीं पे नहीं होगा, फिर भी कोई पनिशमेंट दे रहा होता है ना फ्रेंड्स, ये तो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन तो हो गया ना। इफ़ है ना फ्रेंड्स, अगर मार्शल लॉ किसी एरिया में इम्पोज होगा है ना, इम्पोज की गई होगी, अब हालत के हिसाब से मार्शल लॉ अगर इम्पोज करेंगे ना फ्रेंड्स, तब क्या कर सकते हैं, किसी भी कोई भी गवर्नमेंट के सर्वेंट्स अगर वहाँ पे कुछ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कोई काम कर रहे हैं ना, तब जाके हमारे सरकार क्या कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं, यानी पार्लियामेंट माफ़ कर सकते हैं। ये है आपके आर्टिकल नंबर 34। अब ये जो एक्ट ऑफ इंडिमिनिटी है ना फ्रेंड्स, इस एक्ट ऑफ इंडिमिनिटी जो कौन बना रहे हैं, हमारे पार्लियामेंट। अब इसको हम किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों? अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, मार्शल लॉ है ना। जब मिलिट्री रूल इम्पोज होता है ना फ्रेंड्स, तब जाके एक्ट ऑफ इंडिमिनिटी। एक्ट ऑफ इंडिमिनिटी में क्या होता है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी भी जब काम कर रहे होते हैं ना फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर किसी भी एरिया के अंदर, तब जाके हमारे पार्लियामेंट जो है ना फ्रेंड्स वो माफ़ कर सकते हैं। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, इसमें कुछ भी हो सकता है, मिलिट्री रूल के अंदर हालत जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया तो है ना, तब हम उसको लेके हम किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ये आप याद रखिए। ऑन द अदर साइड, जब किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है ना फ्रेंड्स, तब हम कहाँ पे चैलेंज करते हैं, हम कोर्ट में जाके अपने फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करते हैं। बट जब मिलिट्री रूल होता है ना फ्रेंड्स, मिलिट्री रूल में क्या होता है, जो ये जो एक्ट ऑफ इंडिमिनिटी है ना, जो हमारा पार्लियामेंट बना रहा है, किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर समाज में सही रखने के लिए, तो हमारा पार्लियामेंट माफ़ कर सकते हैं। बट जो मिलिट्री रूल होता है ना फ्रेंड्स, ये जो है हम किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ लिखा है ना फ्रेंड्स, एक्ट ऑफ इंडिमिनिटी मेड बाय पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये आप याद रखिए। अब ये जो मार्शल लॉ है ना फ्रेंड्स, ये हमने कहाँ से लाया था, इंग्लिश कॉमन लॉ से ना। जो मार्शल लॉ का क्या मतलब हुआ, मिलिट्री रूल, जो मैंने आपके साथ बोला है ना, आपके साथ डिस्कस किया। अब इसमें क्या होता है ना फ्रेंड्स, देखिए मार्शल लॉ के अंदर जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है ना फ्रेंड्स, वेयर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज रन बाय द मिलिट्री अथॉरिटीज अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम आउटसाइड द ऑर्डिनरी लॉ, है ना। अब मिलिट्री रूल में क्या होता है, मिलिट्री रूल में है ना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना फ्रेंड्स, उसको हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कौन चलाते हैं, हमारे मिलिट्री अथॉरिटीज़ है ना। मिलिट्री अथॉरिटीज़ वाले सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं किसके हिसाब से, अपना जो मिलिट्री अथॉरिटीज़ का उनका अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उस हिसाब से क्या चलाते हैं, हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, है ना। ये आप याद रखिए। इसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, इट दस इम्प्लाई द सस्पेंशन ऑफ ऑर्डिनरी लॉ इन गवर्नमेंट बाय मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स। मिलिट्री ट्राइब्यूनल वाले हैं ना फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं, हमारे सिविल ऑर्डिनरी लॉ इन गवर्नमेंट को क्या करते हैं, सस्पेंड करते हैं। ये आप याद रखिए, आर्टिकल 34 के अंदर है ना। इसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, आप देखिए ये जो है ना आपके आर्टिकल नंबर 34, ये क्या है ना फ्रेंड्स, देयर इज़ नो स्पेसिफिक और एक्सप्रेस प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट अथोराइज द एग्जीक्यूटिव टू डिक्लेयर मार्शल लॉ। कोई हमारे संविधान में तो कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है इसके लिए ना, आपके मार्शल लॉ को लेके। फिर भी जो हमारे आर्टिकल नंबर 34 है ना फ्रेंड्स, इसमें मार्शल लॉ डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी एरिया के अंदर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया में, है ना। किसी भी एरिया में जब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाते हैं ना फ्रेंड्स, तब जाके क्या कर सकते हैं, मिलिट्री रूल इम्पोज कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप वार हुआ होगा, युद्ध में होगा, है ना, कोई बाहर से इन्वेजन मतलब फॉर एग्जांपल कर रहा होगा ना, या इंसर्क्शन होगा, रेबिलियन होगा, रियट होगा, और एनी वायलेंट रेजिस्टेंट टू लॉ, है ना। अब कानून के मतलब बहुत ज़्यादा ये जो है ना फ्रेंड्स, बगावत होता है, रियट होता है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता है ना फ्रेंड्स, हालत बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं ना, तब जाके किस चीज़ को इम्पोज करते हैं, हमारे मार्शल लॉ को। अब ये जो मार्शल लॉ है ना फ्रेंड्स, ये किसके लिए होता है, मेन मेंटेनिंग और रिस्टोरिंग ऑर्डर इन द सोसाइटी, समाज में लॉ एंड ऑर्डर को सही रखने के लिए ना, तब क्या होते हैं, हमारे मार्शल लॉ इम्पोज होते हैं।
अब ये जब मार्शल लॉ इम्पोज होता है ना फ्रेंड्स, तब क्या होता है, एक एब नॉर्मल पावर दे दी जाती है हमारे मिलिट्री अथॉरिटीज़, है ना। मिलिट्री अथॉरिटीज़ क्या करते हैं, मिलिट्री अथॉरिटीज़ को दे दी जाती है एक एब नॉर्मल पावर्स, किस चीज़ को सही रखने के लिए, फॉर द मेंटेनेंस एंड रेस्टोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, है ना। अब जब मार्शल लॉ इम्पोज होगा तो क्या करेंगे, मिलिट्री अथॉरिटीज़ वाले एक नेसेसरी स्टेप्स उठाएंगे, किस चीज़ के लिए, मेंटेन एंड लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी के लिए ना, ये आप याद रखिए। अब क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब मिलिट्री रूल इम्पोज होते हैं तो क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन एंड रेगुलेशन ऑन द राइट्स ऑफ सिविलियंस के राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन या रोका जा सकते हैं हमारे राइट्स को, पनिश द सिविलियंस के ऊपर किसी को पनिशमेंट भी दे दी जाती है ना, अगर उसने कुछ गलत किया ना फ्रेंड्स, जब मार्शल लॉ इम्पोज होता है, या इवन कंडेम टू डेथ, इवन कि अगर गोली वोली चलाना फ्रेंड्स, तब भी ये जो मार्शल लॉ है ना, गोली वोली भी चल सकते हैं हमारे जब मिलिट्री रूल इम्पोज होते हैं ना। बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, जब मार्शल लॉ इम्पोज होते हैं तो हमारा पार्लियामेंट है ना फ्रेंड्स, किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर क्या कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे जैसे पुलिस फोर्स हुआ, जवान हुआ, आर्मी के जवान हुआ, ये जब मिलिट्री लॉ इम्पोज होता है ना फ्रेंड्स, तब किसी भी टाइप के जब वो लोग स्टेप्स उठाते हैं ना, किसके लिए, फॉर द मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी के लिए, तब ये चीज़ें है ना फ्रेंड्स हमारे पार्लियामेंट माफ़ कर सकते हैं। अब ये जो आर्टिकल नंबर 34 में है ना फ्रेंड्स, मार्शल लॉ एंड नेशनल इमरजेंसी जो है ना फ्रेंड्स, जो आता है आर्टिकल नंबर 352, जब हम वहाँ पहुँचेंगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसको लेकर एक टेबल है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया था, आप उसको एक बार जाके देखिए ना। तो ये है फ्रेंड्स हमारे आर्टिकल नंबर 34। अब फिर से हम एक क्विक रिविजन करेंगे कि जो आर्टिकल नंबर 34 है ना फ्रेंड्स, ये किस चीज़ के लिए है, मार्शल लॉ। बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, जब मार्शल लॉ इम्पोज होते हैं ना, तब क्या की जाती है, हमारे सारे मौलिक अधिकार को रोका जाता है किसी भी एरिया के अंदर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के भारत में किसी भी रीजन में अगर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया ना, आपके रेबेलियन हो गया, रियट्स हो गया, लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे आर्टिकल 34 के हिसाब से मिलिट्री रूल इम्पोज होते हैं, यानी मार्शल लॉ। अब ये जो एक्ट ऑफ इंडिमिनिटी है ना फ्रेंड्स, इस एक्ट ऑफ इंडिमिनिटी में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस फोर्स, आर्म फोर्स है ना, हालत ख़राब, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होता है तो मिलिट्री को उतारना पड़ेगा ना, तब क्या होता है ना फ्रेंड्स, हमारा पार्लियामेंट माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे फोर्सेस किसके, हमारे गवर्नमेंट के सर्वेंट है ना। अब गवर्नमेंट के सर्वेंट क्या करेंगे, फॉर मेंटेन एंड ऑर्डरिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, यानी मेंटेनिंग एंड रिस्टोरिंग ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, समाज में लॉ एंड ऑर्डर को सही रखने के लिए लास्ट पे हमें मिलिट्री को मतलब बुलाना पड़ता है। तब जाके क्या होता है ना फ्रेंड्स, हमारे पार्लियामेंट सारे गवर्नमेंट के सर्वेंट्स को क्या कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। अब ये जब माफ़ करेंगे ना फ्रेंड्स, तो तब जाके हम किसी कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये है आपकी आर्टिकल नंबर 34। ये जो मार्शल लॉ ये हमने कहाँ से लाया है, इंग्लिश कॉमन लॉ से है ना। मार्शल लॉ का मतलब हुआ मिलिट्री रूल। इसमें क्या होता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना फ्रेंड्स, वो कौन रन करते हैं, हमारे मिलिट्री अथॉरिटीज़ वाले। अब उनका अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हालात को काबू में लाने के लिए ना क्या करते हैं, सारे एडमिनिस्ट्रेशंस को मिलिट्री अथॉरिटीज़ के वाले हमें चलाते हैं ना। तो ये हुआ आपके आर्टिकल नंबर 34। इसके बाद है फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 35। आर्टिकल नंबर 35 के बाद आपके फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है ना फ्रेंड्स, ये ख़त्म हो जाते हैं। अब आर्टिकल नंबर 35 में क्या है ना फ्रेंड्स, आर्टिकल 35 लेज डाउन दैट द पावर टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स शैल वेस्टेड ओनली इन पार्लियामेंट एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर, है ना। कुछ फंडामेंटल राइट्स को लेके ना, कुछ स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स को लेके हमारे खाली पार्लियामेंट के पास पावर है, ना कि हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के पास। अब ये किस चीज़ के लिए है ना फ्रेंड्स, पार्लियामेंट के पास किस चीज़ के लिए होगा, यूनिफॉर्मिटी इन द इंटायर कंट्री, है ना। पूरे देश में एक काइंड ऑफ यूनिफॉर्म लाने के लिए हमारे पार्लियामेंट के पास ही पावर है, जो आर्टिकल 35 के हिसाब से। बट हमारे जो स्टेट लेजिस्लेचर है ना फ्रेंड्स, इनको पावर नहीं होते हैं ना। अब ये क्या क्या प्रोविजंस है जो खाली पार्लियामेंट के पास है, वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब ये जो है ना फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 1 में क्या है, पार्लियामेंट शैल हैव एंड द स्टेट लेजिस्लेचर शैल नॉट हैव, कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है बट स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं है ना, आर्टिकल 35 के हिसाब से। अब ये क्या क्या पावर है वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो है ना फ्रेंड्स क्या है कि हमारे पार्लियामेंट जो है ना फ्रेंड्स, पार्लियामेंट एज रेजिडेंस जो है ना फ्रेंड्स, रेजिडेंस एक कंडीशन बना के
किस चीज़ के लिए? एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट्स को लेके, यानी किसी एरिया के लिए रेजिडेंट जो है ना फ्रेंड्स कंडीशन बना सकते हैं हमारे पार्लियामेंट किसी भी जॉब के लिए। जब कोई सरकारी नौकरी होगा ना फ्रेंड्स, उसके लिए हमारा पार्लियामेंट किसी भी एरिया के लिए, यानी रेजिडेंट सर्टिफिकेट हम जिसको बोलते हैं ना, रेजिडेंशियल जो सर्टिफिकेट हो ना, उसको हमारा पार्लियामेंट एक कंडीशन बना सकते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए और अपॉइंटमेंट के लिए। यह खाली पार्लियामेंट के पास है, ना कि हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के पास होते हैं ना। अब ये जो है ना फ्रेंड्स किसी स्टेट के अंदर होगा, उस स्टेट के अंदर जो लोकल अदर अथॉरिटी होते हैं, यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर होते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था आपको आर्टिकल नंबर 16 में ना। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे ना फ्रेंड्स, प्रीवियस की वीडियोस आपको एक एक करके अच्छे से देखना चाहिए। यानी बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, आर्टिकल 35 जो है ना हमारे पार्लियामेंट को, ना कि हमारे स्टेट लेजिस्लेचर को है ना, पार्लियामेंट को कुछ पावर्स देते हैं। और ये क्या क्या पावर्स है? पहला ये पावर्स है फ्रेंड्स कि हमारा पार्लियामेंट जो है ना फ्रेंड्स रेजिडेंट्स को ऐसे कंडीशन बना सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट सरकारी नौकरी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए और अपॉइंटमेंट को लेके किसी भी एरिया के अंदर, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो और अदर अथॉरिटी है ना। ये है आपके आर्टिकल नंबर 35 के फर्स्ट पावर जो हमारा पार्लियामेंट के पास है, ना कि हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। सेकंड क्या है ना फ्रेंड्स, हमारे सुप्रीम कोर्ट जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं? आर्टिकल 32 के हिसाब से फंडामेंटल राइट्स अगर किसी का वायलेशन हो रहा है तो रिट्स इशू कर सकते हैं। और हमारे हाई कोर्ट जो आर्टिकल नंबर 226 जो हमने अच्छे से डिस्कस किया और आगे वीडियोस में भी हम देखेंगे, रिट्स को इशू कर सकते हैं। और ये हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है कि जो बाकी सारे जो नीचे के कोर्ट्स हैं ना फ्रेंड्स, उनको एम्पावर कर सकते हैं किसके लिए? फॉर इशूइंग ऑफ डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रिट्स ऑफ ऑल काइंड्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है ना। फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए हमारे पार्लियामेंट जो है ना फ्रेंड्स एम्पावर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़ के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो रिट्स को इशू कर सकते हैं आर्टिकल 32 के हिसाब से और हाई कोर्ट कर सकते हैं आर्टिकल 226 के हिसाब से ये। और इसके बाद हमारे पार्लियामेंट के पास ये पावर है ना फ्रेंड्स, जो इनके पास जो इसके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़ के बाकी जो कोर्ट्स होते हैं ना, उनको एम्पावर कर सकते हैं रिट्स को इशू करने के लिए। किस चीज़ को लेके? हमारे फंडामेंटल राइट्स को लेके। ये हुआ फ्रेंड्स हमारे दूसरा पावर जो हमारे पार्लियामेंट के पास है। अब थर्ड क्या है ना फ्रेंड्स, हमारे पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि फंडामेंटल राइट जो है ना वो रोका जा सकते हैं और एब्रोगेट और इवन के एब्रोगेट भी कर सकते हैं। किन को लेके? मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्स और पुलिस फोर्स, जो कि हमने आर्टिकल नंबर 33 में आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया था। यानी ये पावर है हमारे पार्लियामेंट के पास कि हमारे पार्लियामेंट जो है ना फ्रेंड्स रोका जा सकता है और इवन की एब्रोगेट भी कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को। किन के फंडामेंटल राइट्स को? हमारे आर्मी फोर्स के फंडामेंटल राइट्स को और पुलिस फोर्स के फंडामेंटल राइट्स को। ये खाली किसके पास पावर है? हमारे पार्लियामेंट के पास, ना कि हमें हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के पास है ना। ये आप समझ सकते हो। अब ये जो पॉइंट नंबर डी है ना फ्रेंड्स, इनमें क्या है? इसमें जो हमने पहले आर्टिकल नंबर 34 में बोला कि भाई जब किसी भी एरिया में मार्शल लॉ इम्पोज होता है ना, तब हमारे पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि हमारे पार्लियामेंट एम्पावर कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को है ना, एक्ट ऑफ इंडिमिनिटी, यानी माफ़ की जा सकती है अगर किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट ने ना लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कोई काम किया होगा ना, जब मार्शल लॉ इम्पोज होता है। अब क्या होगा वहाँ पे? जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं तो आर्मी के जवान या पुलिस के जवान हालात को कंट्रोल में रखने के लिए ना अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। अब वहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना फ्रेंड्स, तब जाके ये पावर जो है ना फ्रेंड्स हमारे पार्लियामेंट के पास है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, कि जो कोई गवर्नमेंट के सर्वेंट हो ना फ्रेंड्स, जिन्होंने कुछ काम किया होगा, जब मार्शल लॉ इम्पोज होता है ना, तब जाके उनको माफ़ की जा सकती है ना। ये पावर खाली किसके पास है? हमारे पार्लियामेंट के पास। अब इस बात को याद रखिए। यानी जो 4 पावर है ना फ्रेंड्स, इसमें जो हमें स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है, बट हमारे खाली पार्लियामेंट के पास। वो क्या क्या है? पहला कि भाई रेजिडेंट्स को ऐसे एक कंडीशन बना सकते हैं किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए और अपॉइंटमेंट के लिए। आर्टिकल नंबर 16 में हमने पढ़ा था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास तो रिट्स को इशू करने की पावर ऑलरेडी आर्टिकल 32 और 226 के पास हिसाब से है ही है ना। और बहुत सारे कोर्ट्स को हमारे पार्लियामेंट जो है ना एम्पावर कर सकते हैं किसके लिए? इशू करने के लिए डायरेक्शंस को, ऑर्डर्स को, रिट्स को। किस चीज़ के लिए? हमारे फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए। ये है फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 32 में जो हमने डिस्कस किया था। और हमारे पार्लियामेंट के पास और क्या पावर है?
रोका जा सकता है, यानी एब्रोगेट भी कर सकते हैं हमारे आर्मी फोर्स के फंडामेंटल राइट्स को, यानी पुलिस फोर्स के फंडामेंटल राइट्स को। ये हमारे पार्लियामेंट के पास है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास। और जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट्स है ना फ्रेंड्स, जब मार्शल लॉ इम्पोज होता है ना, जो हमने आर्टिकल नंबर 34 में आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया, तो गवर्नमेंट सर्वेंट कोई काम कर रहा है फॉर मेंटेन एंड रिस्टोरिंग ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, तब जाके हमारे पार्लियामेंट माफ़ की जा सकते हैं। ये खाली किसके पास है? हमारे पार्लियामेंट के पास ये पावर है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए ना। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 है ना, इसमें क्या है? ये पावर है हमारे पार्लियामेंट के पास, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास। क्या क्या है? पावर्स टू मेक लॉ फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट्स दैट आर डिक्लेयर टू बी ऑफेंसेस अंडर द फंडामेंटल राइट्स, है ना। हमारे पार्लियामेंट के पास ये पावर है ना फ्रेंड्स, किसी को भी पनिशमेंट दे सकती है अगर किसी ने जैसे कि अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस किया, यानी ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स का प्रैक्टिस किया। इन चीज़ में जो पनिशमेंट देने की जो पावर है ना फ्रेंड्स, ये हमारे खाली किसके पास है? हमारे पार्लियामेंट के पास, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास। आप इस टेक्स्ट को एक बार पढ़िए। पार्लियामेंट शैल हैव एंड द स्टेट लेजिस्लेचर शैल नॉट हैव, है ना, पावर्स टू मेक लॉज फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट्स दैट आर डिक्लेयर टू बी ऑफेंसेस अंडर द फंडामेंटल राइट्स, है ना। अब इसमें क्या क्या आता है ना फ्रेंड्स, जैसे अनटचेबिलिटी, जो हमने आर्टिकल नंबर 17 में आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया था। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, जो हमने आर्टिकल नंबर 23 में आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया था। जब ये चीज़ें होता है ना फ्रेंड्स, तो ये हमारे पार्लियामेंट के पास है, ना कि हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के पास। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि टाइम टू टाइम जो आर्टिकल नंबर 17 है ना, जो अनटचेबिलिटी है, उसको लेके हमारे पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, उसका क्या नाम है? आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ना। उसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, फर्दर हमारे पार्लियामेंट के पास ये पावर है, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक लॉज फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट ऑफ द अबव एक्ट्स, दस मेकिंग इट ऑब्लिगेटरी ऑन पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट टू इनेक्ट सच लॉज, है ना। कि भाई जब ये चीज़ है अनटचेबिलिटी हुआ, आपके ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर जब हो रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो ये हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी पार्लियामेंट जो है ना फ्रेंड्स, किसी भी लॉज को, यानी कानून को इनेक्ट कर सकते हैं, किसके लिए? पनिशमेंट देने के लिए ना। जैसे कहीं पे कोई अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस कर रहा होगा, तो ये हमारे पार्लियामेंट है ना फ्रेंड्स, इन चीज़ों को लेके नियम कानून बना सकते हैं ना। ये हमारे पार्लियामेंट के पास है, ना कि हमारे स्टेट लेजिस्लेचर। ये आप याद रखिए। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 3 है ना फ्रेंड्स, जो पार्लियामेंट के पास पावर है ना कि स्टेट लेजिस्लेचर, ये क्या है? एनी लॉ इनफोर्स एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स स्पेसिफाइड अबव इज टू बी कंटिन्यूड और इनफोर्स अंटिल अल्टर और रिपील और अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, है ना। जो हमने ऊपर के जो डिस्कस किया था ना, जैसे अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होता है आपके आर्टिकल नंबर 17, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर हुआ आर्टिकल 23, यानी कि आपके जो अपॉइंटमेंट को लेके आर्टिकल 16, आपके रिट्स को, इशू ऑफ रिट्स को लेके आपके आर्टिकल नंबर 32, हमारा पार्लियामेंट जो है ना फ्रेंड्स रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्मेड फोर्स एंड पुलिस फोर्स, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, है ना। ये सारे एक्ट्स है ना फ्रेंड्स, इनको अल्टर करना, इवन की रिपील करना, इवन की अमेंड करना, ये सारे पावर हमारे किसके पास पावर है? हमारे पार्लियामेंट के पास। आप इस बात को याद रखिए ना। या कंटिन्यू करना, या अल्टर करना, या अमेंड करना, इवन के रिपील करना, ये सारे किसके पास? हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है ना कि हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के पास। ये आप याद रखिए। आर्टिकल 35 जो है ना फ्रेंड्स, ऑल्सो एक्सटेंड्स द कॉम्पिटेंस ऑफ पार्लियामेंट टू मेक ए लॉ ऑन ए मैटर स्पेसिफाइड अबव, है ना। जो ऊपर हमने डिस्कस किया था, इन सारों को लेके हमें जो नियम कानून बनाते हैं ना, वो हमें कौन बनाते हैं? हमारे पार्लियामेंट, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। फिर भी जो है ना फ्रेंड्स, इवन दो सम ऑफ दोज मैटर्स में फॉल विद इन द स्पेयर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, अगर स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी होगा ना, ये जो ऊपर हमने डिस्कस किया था, अगर स्टेट लेजिस्लेचर के स्पेयर में आता भी होगा ना, फिर भी हमें ये सारे नियम कानून कौन बनाते हैं? हमारे पार्लियामेंट। इस बात को आप याद रखिए। यानी जो आर्टिकल नंबर 35 है ना फ्रेंड्स, ये क्या है? हमारा जो पार्लियामेंट, संसद जो है ना, संसद को और एक्स्ट्रा पावर देते हैं कंपैरेटिवली द स्टेट लेजिस्लेचर। क्या क्या देते हैं जो हमने एक एक करके डिस्कस किया है ना। तो ये है फ्रेंड्स स्टेट लिस्ट, जो आपके लास्ट में ना लिखा है ना, लास्ट के पैराग्राफ को एक बार रीड करें ना। इट शुड बी नोटेड दैट आर्टिकल 35 एक्सटेंड्स दैट द कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक
ए लॉ ऑन द मैटर ऑफ स्पेसिफाइड अबव है ना, जो हमने ऊपर डिस्कस किया, इन सारों के लेके हमारे जो नियम कानून बनाते हैं ना, वो कौन बनाते हैं? हमारे पार्लियामेंट है ना, विद इन द स्फीयर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर में भी आता होगा ना, फिर भी हमारा ये जो ऊपर जो डिस्कस किया ना, ये सारों के ऊपर नियम कानून कौन बनाते हैं? हमारा पार्लियामेंट, जो स्टेट लिस्ट के अंदर आता भी होगा, मगर ऊपर के जो हमने सारे डिस्कस किया ना, इन सारों को लेके कौन नियम कानून बनाते हैं? हमारे पार्लियामेंट। इस बात को आप याद रखिए। तो ये हुआ फ्रेंड्स आपके आर्टिकल नंबर 34 एंड 35। इसके बाद और एक वीडियो आएंगे इस चैप्टर को लेके, फंडामेंटल राइट्स को लेके, तब जाके ये चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।